वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विसपला क्लासेज। जैसा कि मैंने आप कल के वीडियो में आपसे चर्चा की भारतीय इतिहास के बारे में, तो भारतीय इतिहास को हमने कल 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट प्राचीन काल, सेकंड मध्यकाल और थर्ड आधुनिक काल, जो कि अभी चल रहा है। इनका टाइम पीरियड भी देखा था हमने और कब से कब तक है वो भी देखा था। और फिर इसके बाद हमने कि प्राचीन काल को कब से कब तक बांटा, उसके बाद मध्यकाल को कब से कब तक बांटा, उन एराज मतलब टाइम पीरियड सबको मिलाकर ओवरऑल देखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीन काल में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया था, फिर भी आज हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड देखा था हमने देखा था 2600 से लेकर 1900 BC तक, यही देखा था ना। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अगर हम ऑल ओवर बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया है। उसके बाद में हमने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। और हमने एक संगीता पर चर्चा की थी, हम्मुराबी संगीता, जो कि विश्व का कानून का एक प्राचीनतम स्रोत है। उसके बाद में हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी प्रसिद्ध क्यों है, कि क्या था इसमें, तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी प्रसिद्ध हो गई। तो ये प्रसिद्ध अपनी सुदृढ़ जल निकासी के लिए, या जो पानी का निकास होता था इतने अच्छे तरीके से होता था कि ना तो गंदगी होती थी ना ही कीचड़ होता था, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत ही अच्छा था। इसके बाद में हमने देखा था कि 1826 में चार्ल्स मेसन आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले प्रकाश डाला चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद में हमने बात की थी 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा बहुत सर्वे किया था। इसके बाद में एक घटना घटी थी कि 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, 2 इंजीनियर भाई थे, इन्होंने देखा कि हड़प्पा में बहुत ज़्यादा ईंटें पाई जा रही है। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने यह सूचना अलेक्जेंडर कनिंघम को दी। अलेक्जेंडर कनिंघम को जब पता चला तो पुनः 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, वहाँ सर्वे करता है और अपने पैसों से उत्खनन करवाता है। उसके बाद ASI की स्थापना के लिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के लिए काफ़ी प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम साहब सक्सेस हो जाते हैं और 1861 में ASI की स्थापना हो जाती है। स्थापना होने के बाद स्थापना किसने करवाई थी, तो ASI का जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाएगा। और जिस टाइम ASI की स्थापना हुई उस टाइम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद हमने देखा था कि 1921 में सर जॉन मार्शल आ गए थे। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा के लिए हमारे दयाराम साहनी जी को नियुक्त किया कि आप जाइए और हड़प्पा में उत्खनन करवाइए। उसके बाद हमने देखा था 1922 में सर जॉन मार्शल ही राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के लिए भेजा। उसके बाद हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता 1924 में जब ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पुरातात्विक स्थल है, 1924 में सर जॉन मार्शल लंदन गए, वहाँ जाके प्रेस मीटिंग बुलाई
प्रेस मीटिंग बुलाकर और 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक इतिहासकार आ गए थे पिग्गट, जिसका हमने कल भी जिक्र कर लिया था। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। किस किस को? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। उसके बाद हमने विस्तार की बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ऑल ओवर वो कितना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। ये उस टाइम कहाँ से आ गया था? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो ये इसका जो शेप है वो त्रिभुजाकार है, तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। इसके बाद हमने देखा था कि ये इसका जो विस्तार है पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है और दक्षिण में कहाँ तक है, उसकी भी बात कर रही थी। उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक था वो रह गया था, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ या जो भी समझाऊंगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक चारों के लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ बताऊँगा वो सारा जो मैटर होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हाँ, इसके बाद हमने चर्चा की थी, कई बार एक क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड का कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत, प्रारंभ और अंत क्या रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो वो लोग थे उस टाइम के, या जो वो शहर या पूरा नगर एकदम से नष्ट हो गया तो कैसे हो गया होगा, उन सब के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। तो हम एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो समय का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है वो किससे किया जाता है, कि ये पत्थर कब का है, कि या फिर हम पता लगाते हैं कि ये शिलालेख शायद इतने साल पुराना होगा, शायद ये मंदिर इतने साल पुराना होगा, शायद ये पत्थर इतने साल पुराना होगा। तो इस चीज़ का पता कैसे लगाते हैं? तो इस चीज़ का पता लगाते हैं C14 से। C का मतलब आप जानते होंगे, C का मतलब कार्बन 40 से समय का निर्धारण किया जाता है। हाँ, इसके बाद में मैंने कहा था, हाँ शायद मैंने देखा था रीट में, मतलब और देखे तो टीचर में अच्छा सेकंड ग्रेड था, सेकंड ग्रेड टीचर में आया था क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ और अंत का जो टाइम पीरियड है वो बताइए। तो हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम अगर नई एनसीईआरटी के अनुसार देखें कि जो नई एनसीईआरटी अभी की एनसीईआरटी उसमें कब से कब तक का है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अभी नई एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से लेकर 1900 BC तक है, नई एनसीईआरटी के अनुसार। और हम अगर पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो इसका टाइम पीरियड 2350 BC से लेकर 1750 BC तक पुरानी एनसीईआरटी में है। और एक अभिलेख है सारगोन अभिलेख, उसके अनुसार अगर हम देखें
तो उसके अनुसार टाइम पीरियड है 3250 से BC से 2750 BC तक। सॉरी, ये 00 नहीं है, 2750 BC तक। ये है टाइम पीरियड सार्गोन अभिलेख के अनुसार। शायद इसमें सही ख़त्म हो गई, 1 मिनट, मैं सही डाल लेता हूँ। हाँ जी, सार्गोन अभिलेख के अनुसार, हाँ जी, हम बात कर रहे थे सार्गोन अभिलेख की। सार्गोन अभिलेख के अनुसार हमने टारगेट इसका जो टाइम पीरियड देखा था 3250 से लेकर 2750 BC तक। यहाँ हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका ऑल ओवर हमने सब कुछ देख लिया। सिंधु घाटी सभ्यता, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम स्थल देखें तो स्थल तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़े बहुत स्थल पढ़ेंगे, 5-6 स्थल ही पढ़ेंगे, और यही आता है स्थल में, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर देखें तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थल पाए गए हैं। और तो इसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद हड़प्पा, जो कि इतिहासकार पिगट ने बताया था हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो 2 जुड़वा राजधानियाँ हैं वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हम जानेंगे आज हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट। तो सिंधु घाटी हड़प्पा का जो उत्खनन किया वो किया था दयाराम साहनी जी ने। ये थे उत्खनन करता। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, जो कि सर्जन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को बुलाकर कहा था कि आप जाइए और हड़प्पा का उत्खनन कीजिए। हड़प्पा का अगर हम लोकेशन देखें कि हड़प्पा की जो रियल लोकेशन है वो कहाँ है, तो हड़प्पा मोंटगोमरी में स्थित है। अब ये मोंटगोमरी कहाँ पड़ता है? ये मोंटगोमरी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। ये पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। लेकिन वर्तमान में ये मोंटगोमरी कहाँ है? वर्तमान में मोंटगोमरी है साहिवाल जिले में।
लोग पहले कहा करते थे, या फिर अब भी हैं, कि लोग वहीं बसते हैं जहाँ पानी हो। तो संभवतः हड़प्पा में जो लोग बसे होंगे वो वहीं बसे होंगे जब पानी होगा, तो कई नदियों के आसपास ही बसे होंगे। तो ये बसे थे रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा कहाँ स्थल है? हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा का उत्खनन जो दयाराम साहनी जी ने किया। हड़प्पा का अगर हम लोकेशन देखें तो मोंटगोमरी में स्थित है, जो कि हमारे क्या सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में मोंटगोमरी साहिवाल जिले में है और रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। इसके बाद हम यह भी जान लें कि हड़प्पा में हमें अवशेष क्या क्या मिले और हम अगर बात करें तो उस टाइम के लोग कैसे थे या फिर क्या क्या करते होंगे, वो सब हम चर्चा करेंगे अवशेष में। और तो अगर जहाँ तक मेरा मानना है, हड़प्पा में जो लोग थे वो अभी की जो दुनिया है, जो अभी के लोग हैं, उनसे काफ़ी आगे थे अगर देखा जाए तो हड़प्पा में अवशेष क्या क्या मिले इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अवशेष सबसे पहले हड़प्पा में हमें मिला था कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान बहुत सारी जगह से मिले थे, अलग अलग जगह से मिले थे, तो कब्रिस्तान का नाम रखा गया। तो हमें यहाँ से मिला था R37। ये अवशेष में है कि अवशेष क्या क्या मिला था। तो हमें एक कब्रिस्तान मिला था जिसका नेम है R37। इसके बाद हमें एक विदेशी की कब्र मिलती है, एक विदेशी की कब्र मिलती है। विदेशी की कब्र मिलती है। अब हमें कैसे पता चला कि ये कब्र विदेशी की है या हमारे देश की है? तो उस टाइम हमारे देश में ताबूत नहीं बनाए जाते थे। जो ये कब्र मिली जिसमें किसी व्यक्ति को या फिर महिला को दफनाया गया था, वो एक ताबूत में पैक थी और इसकी जो नक्काशी थी, संभवतः विदेशों में ऐसी नक्काशी की जाती होगी, इसलिए हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब्र विदेशी की कब्र होगी, क्योंकि इसको किस में दफनाया गया था? एक ताबूत में दफनाया गया था। इसके बाद हमें हड़प्पा से मिला था इक्का गाड़ी। अब इक्का गाड़ी क्या है? इक्का गाड़ी शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे। कभी मेले में गए हो तो वहाँ लकड़ी का ऊंट और पीछे गाड़ी, मतलब ट्रॉली जैसी, और आगे ऊंट के जैसा। तो ये हमें हड़प्पा से मिली थी। तो संभवतः पहले भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती होंगी खेलने के लिए बच्चों के लिए। इक्का गाड़ी मिला। छोटी चीज़ मिला है हमें यहाँ से एक श्रृंगार पेटी का। आज के ज़माने में या आज से अगर हम बात करें 3-4 लगभग 5-6 साल पहले, तो कोई भी जब किसी भी लड़की को ससुराल भेजा जाता था पहले, जब पहली बार, तो उसके साथ एक श्रृंगार पेटिका भेजी जाती थी, इतनी सी, उसमें कांच कंगा सब कुछ रहता था। मतलब एक लड़की की या औरत की एक ज़रूरत की सामान, मेकअप का सामान पूरा इस श्रृंगार पेटिका में रखा जाता था। तो हड़प्पा से श्रृंगार पेटिका भी मिलती है। और पांचवी चीज़ हमें क्या मिलती है? पांचवी चीज़ हमें मिलती है यहाँ से एक
स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक का निशान वो घर में बनाते हैं ना, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के सामने साट्या, मतलब साट्या साट्या बोलते हैं उसको, वो मिला था हमें यहाँ से स्वास्तिक का निशान। एक बार फिर से देख लेंगे, हड़प्पा में हमें कुछ अवशेष मिले थे। वो अवशेष निम्न प्रकार हैं। हमें हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम R37 है। हमें हड़प्पा से एक विदेशी की कब्र मिली थी जो हमें इस बात से पता चलता है कि वो जो दफनाया गया था औरत या फिर कोई व्यक्ति, उसको ताबूत में दफनाया गया था। इस बात से साबित होता है कि शायद वो संभवतया विदेशी की कब्र रही होगी। इक्का गाड़ी, वो जो मेले में मिलती है। श्रृंगार पेटिका, दुल्हन की पेटिका बोल सकते हैं। स्वास्तिक का निशान साट्यो, स्वास्तिक का नहीं है साट्यो। इसके बाद यहां से हमें 12 अन्नागार मिलते हैं। 12 क्या मिलते हैं? अन्नागार। अन्नागार समझते हो क्या होता है? अन्न भरने का घर जिसमें अन्न रखा जाता होगा। और 12 अन्नागार संभवतः बहुत ही बड़ी मात्रा में अन्न रखा जाता होगा। तो यहां से हमें मिलता है 12 अन्नागार। 12 अन्नागार मिलते हैं। अब ये जो 12 अन्नागार थे ना, वो कुछ इस तरीके से थे, इस तरीके से। ये और आमने सामने थे दोनों, 6 12 अन्नागार मिलते हैं। 6 नीचे 6 ऊपर, मतलब एक रास्ता, उसके दोनों तरफ 12 अन्नागार मिलते हैं। अब यहां से इन अन्नागार के आगे से चबूतरे मिलते हैं। बारह अन्नागार मिलते हैं, चबूतरे मिलते हैं इनके आगे से इस तरीके से। और यहीं से हमें श्रमिक आवास भी मिलते हैं। 12 अन्नागार मिलते हैं, ये इसी का ही पार्ट है। 12 अन्नागार मिलते हैं, यहां से हमें चबूतरे मिलते हैं इनके आगे। चबूतरे वही, हाँ, कभी गांव में जाओगे तो देखोगे कि घर के आगे बैठने के लिए चबूतरा बनाया जाता है, वही चबूतरे मिलते हैं। यहां से अब या काम करने के लिए श्रमिक भी चाहिए, तो यहां श्रमिक आवास भी मिलते हैं। श्रमिक आवास भी मिलते हैं। श्रमिक आवास भी मिलते हैं। 12 अन्नागार मिलते हैं, 6 आमने सामने मिलते हैं, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, मतलब आमने सामने। चबूतरे मिलते हैं, यहाँ से श्रमिक आवास भी मिलते हैं, जिसमें यहाँ जो लोग काम करते होंगे वो शायद श्रमिक आवास में रह करते होंगे। श्रमिक आवास जहाँ श्रमिक रहते होंगे, मतलब श्रमिकों का घर, मजदूरों का घर। उसके बाद हमें यहाँ से एक मोहर मिलती है। क्या मिलती है हमें यहाँ से? मोहर। हमें यहाँ से एक मोहर मिलती है, मोहर कुछ इस तरीके से। और ये कौन सा पॉइंट था? 7 नंबर। इस मोहर पे एक औरत का चित्र बना हुआ था और औरत की नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया। संभवतः उस टाइम इसे धरती माता माना होगा। इस चित्र को धरती माता माना गया होगा। और हम बात करें तो हमें यहां से एक क्या मिलता है? सिक्का। एक सिक्का मिलता है,
जिसमें एक स्त्री के नाभि से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः इसे धरती माता माना गया होगा। इसे धरती माता माना गया होगा। एक सिक्का मिलता है जिसमें एक स्त्री के नाभिक से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। संभवतः इसे धरती माता माना गया होगा। जो ये स्त्री है इसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। अब पौधा किसका है इसका तो पता चल नहीं पाया। हमें यहाँ से बस इतने ही अवशेष प्राप्त होते हैं। और ये हुआ हमारा हड़प्पा खत्म। इसके बाद हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। एक बार फिर से मैं आप सभी को रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि रिवाइज एक ऐसी चीज़ है अगर आप बार बार करोगे ना तो याद हो जाता है। हड़प्पा की बात हमने की थी कि हड़प्पा का जो स्थल है उसका उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का जो लोकेशन है, हड़प्पा का कहाँ स्थित है, तो हमने देखा था कि हड़प्पा मोंटगोमरी सिंध पाकिस्तान में है, जो वर्तमान में साहिवाल जिले में है। इसके बाद हमने देखा था कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। इसके बाद हमने अवशेष देखे थे। अवशेष में हमें कब्रिस्तान R37 मिला था। इसके बाद एक विदेशी की कब्र मिलती है। विदेशी की कब्र हमें कैसे पता चला? विदेशी की कब्र हमें इस तरीके से पता चला कि वहाँ जो कब्र थी उसे एक ताबूत में, मतलब जिस व्यक्ति को या महिला को दफनाया गया था उसे एक ताबूत में दफनाया गया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि जो हड़प्पा का स्थल है वहाँ से हमें इक्का गाड़ी मिलती है, श्रृंगार पेटिका मिलती है, स्वास्तिक का निशान मिलता है और 12 अन्नागार मिलते हैं, चबूतरा मिलता है, मतलब चबूतरे मिलते हैं, श्रमिक आवास मिलते हैं और एक सिक्का मिलता है जिसमें एक स्त्री का चित्र बना हुआ था। उसके नाभिक से पौधा निकलता हुआ बताया गया है और शायद संभवतया वो स्त्री धरती माता रही होगी या जिसे धरती माता मानते होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो के लिए सर जॉन मार्शल ने 1922 में राखाल बनर्जी को भेजा था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता ये हैं राखाल दास बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो का अगर हम लोकेशन देखें, स्थान लरकाना, जो कहाँ पड़ता है?
पंजाब पाकिस्तान में। इस तरह देख लिया, लरकाना में पड़ता है जो पंजाब पाकिस्तान में है। अब जैसा कि हमने बात की थी कि हड़प्पा में जो लोग रहते थे किसी नदी के तट पर रहते थे, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो में भी जो लोग रहते थे संभवतः इसी के आसपास कोई नदी रही होगी, तो इसके आसपास थी सिंधु नदी। सिंधु नदी उत्खनन करता राखालदास बनर्जी, स्थान लरकाना, पंजाब पाकिस्तान, और सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर रहा करते थे। लरकाना 1922 में सर जॉन मार्शल ने भेजा, उत्खनन करता राखालदास बनर्जी, और स्थान लरकाना, पंजाब पाकिस्तान। सॉरी, हमने यहाँ पंजाब गलत कर दिया, ये सिंध है। और अगर आपने देखा होगा हड़प्पा में आप मोहनजोदड़ो कर ली, पंजाब कर लीजिए। मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान है। और ये जो लरकाना है वो सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मोहनजोदड़ो में पहले जब इसका उत्खनन किया गया तो उस टाइम जो मजदूर लाए गए थे वो मोहनजोदड़ो के या लरकाना के आसपास से लाए होंगे। तो जब औरतें काम करने जाती थी तो जब वो वापस आती थी तो उनसे पूछा जाता था, या फिर जो लोग काम करने जाते थे उनसे पूछा जाता कि कहाँ गए हो, या कहाँ जा रहे हो, या कहाँ से आ रहे हो। तो कहते थे मुर्दों के टीले से आए हैं। मतलब जब इसका उत्खनन किया गया तो कहीं सारी बोडियां निकली, बोडियां मतलब कंकाल। तो जो इसका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, टीला, मृतकों का टीला। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ मोहनजोदड़ो से अवशेष क्या क्या मिले। तो हम मोहनजोदड़ो के सभी अवशेष भी देख लेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में लेकर करते हैं। वो पढ़ाई बस ये मानकर करते हैं कि मुझे सिर्फ जॉब लगना है, सिर्फ नौकर बनना है। अब चाहे पटवार हो, रीट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव पोस्ट हो, बस मुझे सिर्फ नौकर बनना है, नौकरी के लिए पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप जॉब के लिए या नौकरी के लिए पढ़ोगे, पहली बात तो आप सिर्फ नौकर बनोगे, राजा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप नौकरी के लिए पढ़ोगे तो आपके अंदर या आपके माइंड में हमेशा डिप्रेशन रहेगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। तो मेरा मानना है कि आप नौकरी के लिए बिल्कुल मत पढ़िए। हाँ, मानता हूँ घर में स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी कहीं की कम होती है, कहीं की ज़्यादा होती है, तो डिप्रेशन लेकर भी कौन सी आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर जाएगी।
इससे अच्छा आप खुलकर पढ़िए और एक राजा बनने के लिए पढ़िए, क्योंकि जिस दिन आप किसी चीज़ के काबिल बन जाओगे ना, उस दिन काबिलियत झक मार के आपके पास आएगी। चाहे किसी में भी देख लो। और कई स्टूडेंट थोड़ा भी असफल क्या हो जाता है, बस पता नहीं क्या हो गया, उसको समाज से इतना डर लगता है जैसा कि कोई राजा महाराजा के खानदान से हो। ये पढ़ रहे हो ना आप, मोहनजोदड़ो हड़प्पा आए और हमसे महान व्यक्ति थे, चले गए। तो आप इस समाज में किन से डरते हो? ये समाज आपके सामने ही आपकी बुराई नहीं कर सकता, पर आप समाज से बाहर निकलोगे ना, जिस जगह आप बैठे हो वहां से एक दिन बाहर निकल के देखना, लोग आपकी बुराइयां आपकी पीठ पीछे ही करते हैं, सामने नहीं। तो उस समाज से बिल्कुल मत डरना जो समाज आपकी पीठ पीछे बुराई करे। और हाँ, आपको इस समाज में 100 में से 95 लोग केवल डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। आप चाहे खुद देख लो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जाकर देख लो। आप किसी को अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो आपको डीमोटिवेट इस तरीके से करेगा कि आप दोबारा ना तो उस बंदे से या उस व्यक्ति से कर पाओगे, बल्कि किसी भी व्यक्ति से नहीं कर पाओगे कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। और आपके माइंड में जो कॉन्फिडेंस, जो पॉजिटिविटी होगी, उसको वो बिल्कुल निकाल देगा और आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी थॉट क्रिएट कर देगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड से बिल्कुल हटने की कोशिश करेंगे। तो इससे अच्छा होगा आप समाज पर ध्यान ना दें। फेलियर किसकी लाइफ में नहीं है? फेलियर, हाँ, आप अगर देखोगे तो हर सफल इंसान के पीछे एक फेलियर है या फेलियर व्यक्ति हैं। फेलियर रहोगे तो आपको एक अनुभव मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में फेलियर चीज़ नाम की कोई है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है। इस तरीके से आप फेलियर से या असफलता से बिल्कुल डर कर मत रहना और पढ़ाई करते टाइम डिप्रेशन को बिल्कुल निकाल देना। हाँ, हम पढ़ रहे थे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के अवशेष के बारे में बात कर लेते हैं। अवशेष, हमें यहां से अवशेष क्या क्या मिले? हमें यहां से मिलता है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मिलता है। अब विशाल स्नानागार, इसकी हम आकृति देखेंगे, किस तरह की आकृति थी, किस तरीके का ये स्नानागार रहा होगा, उस टाइम क्या क्या सुविधा इसमें रही होगी। तो हमारा जो पहला अवशेष है वो है स्नानागार, विशाल स्नानागार। काफ़ी बड़ा स्नानागार था। इसकी अगर हम शेप बनाए हैं तो कुछ इस तरह का स्नानागार था। स्नानागार, इसकी लंबाई 390 फीट थी, इसकी चौड़ाई 23 फीट थी और इसकी गहराई संभवतः 8 फीट रही होगी। 8 फीट इसकी गहराई है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 390, 23 एंड 8 ऑल ओवर फीट में। ओके, यहाँ से हम, क्योंकि सेफ ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी। इस विशाल स्नानागार में उत्तर और दक्षिण में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। कैसी सीढ़ियाँ बनी हुई है? चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है उत्तर और दक्षिण में।
इसके उत्तर में 6 वस्त्र बदलने के स्थान बने हुए हैं, 3 और 3 6, 6 वस्त्र बदलने के क्या बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं। उस टाइम भी इसको इस तरीके से सेव किया गया था कि आज भी इसमें पानी भरने के बाद इससे पानी गायब नहीं होता, मतलब झरता नहीं है, आज भी इसमें लीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम भी इसमें, मतलब उस टाइम क्या किया गया था, इतनी समझ थी उन लोगों के अंदर, विटामिन्स का लेप किया गया था उस टाइम। देख लो आप, 2600 ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ। इस टाइम इसमें किस चीज़ का लेप किया गया था? विटामिन्स का, जिससे ताकि ये जो इसमें पानी भरे तो लीक ना हो गए, इसमें विटामिन्स का लेप किया गया है। उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष बने हुए हैं और जल आपूर्ति के लिए एक कुआं भी बना हुआ है और इसके 3 तरफ बरामदे हैं। 3 तरफ बरामदे हैं, 3 तरफ बरामदे हैं। तीनों तरफ कई कक्ष बने हुए हैं, कई कक्ष बने हुए हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे आप भी कहीं कक्ष। हमारे पास टाइम कम है तो हम कैसे भी कर लेते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं, सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। संभवतः ऊपर चढ़ने के लिए जब सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं तो प्रथम तल भी हो रहा होगा, प्रथम तल भी रहा होगा। अब कई इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः इस प्रथम तल में पुरोहित रहे होंगे, पुरोहित रहे होंगे। और इस विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः यज्ञ अनुष्ठानों के लिए किया जाता हुआ, अनुष्ठानों के लिए किया जाता हुआ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई है 390, 23 और 8 फीट है। उत्तर और दक्षिण में नीचे उतरने के लिए चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उत्तर दिशा में वस्त्र बदलने के लिए 6 कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति के लिए एक कुआं बना हुआ है। 3 तरफ बरामदे हैं, तीनों तरफ बरामदों के पीछे कमरे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। संभवतः प्रथम तल रहा होगा, प्रथम तल में संभवतः पुरोहित रहे होंगे और इस विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः यज्ञ अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा। इसके बाद हम देखेंगे आगे की चीजें। इतना समझ में आशा करता हूँ, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपके। और जो यहाँ मैं सब कुछ लिख रहा हूँ आपको PDF में मिल जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। सर जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को किसने? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने इसे किसे, अभी बात किसकी चल रही थी? विशाल स्नानागार की। इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत का, बिल्कुल आश्चर्यजनक इमारत है। क्योंकि हम देखेंगे कि 1923 के लगभग
एक इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने एक छोटा सा पुल बनवा दिया था। छोटा सा पुल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उस पुल को लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे, बहुत दूर दूर से। और वो शायद गिनीज, उस टाइम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है, और उस टाइम गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया था उस पुल को। तो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ये विशाल स्नानागार है। तो राइट है, सर्जन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की क्या कहा है, आश्चर्यजनक इमारत कहाँ है, इमारत कहाँ है। इसके बाद हम अगले अवशेष पर आते हैं कि अगला जो अवशेष हमें यहाँ से वो क्या मिला, अगला अवशेष क्या था जो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। हम अगले अवशेष की चर्चा करते हैं। हमें यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, हमें यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ये जो नर्तकी की मूर्ति है, इसे लॉस्ट वैक्स कोस्टिंग, जिसको हिंदी में मॉम लुप्त तकनीक कहा जाता है। लॉस्ट वैक्स कोस्टिंग का मतलब है कि वैक्सीन जो होती है या जो मोम होती है, सॉरी वैक्सीन नहीं, सॉरी मोम, जो मोम होती है उस मोम को एक सेफ दिया जाता है। सेफ देकर उस पर मिट्टी का एक लेप किया जाता है, मिट्टी का अच्छी तरीके से लेप किया जाता है और फिर उसको पकाया जाता है और उस मोम को पिघला के उसमें से बाहर निकाला जाता है। और जिस भी धातु की मूर्ति बनानी हो उस धातु को उस शेप में, उस मिट्टी के शेप में डाला जाता है और फिर उस मिट्टी को हटाया जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कोस्टिंग या मोम लुप्त तकनीक। इस नर्तकी की जो विशेषता बताए, इसकी नर्तकी की मूर्ति की सेकंड विशेषता किसमें, इसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। तीसरा, ये मूर्ति हमें नग्न अवस्था में मिलती है। और चौथी चीज हमें मिलती है कि ये मूर्ति एक नृत्य की अवस्था में मिलती है, नृत्य की अवस्था में मिलती है। नर्तकी की मूर्ति हमें यहाँ से दूसरा अवशेष नर्तकी की मूर्ति मिलती है जिसे कोस्टिंग तकनीक से बनाया होगा। इसके एक हाथ में चूड़ियाँ थी, नग्न अवस्था में थी ये मूर्ति और नृत्य की अवस्था में है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक में कुछ और अवशेष थे जो कि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को प्लीज़ आप एक बार रिवाइज करके देखना, आपको पक्का याद हो जाएगा जो पढ़ाया है। क्योंकि ये टॉपिक जिसने पहली बार पढ़ा है उसके लिए काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, और जिसने एक से कई बार यानी 3 या 4 बार पढ़ा है उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि जो पहली बार पढ़ा है उसके लिए तो सांड कहाँ मिला, सिक्का कहाँ मिल रहा है या कुछ और चीज़ें कहाँ मिल रही है उसको कुछ पता नहीं चलता। उसके लिए टॉपिक काफ़ी बोरिंग फील होता है जब ये टॉपिक पढ़ता है। इस टॉपिक को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले आप एक बार पढ़ के बैठिए जिससे ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे। आपको PDF मैंने डाल दी है, और प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।